नमस्कार। मेरा नाम विशाखा है। आज मुझे अपने गुरु श्री बाबा कारंजी के विषय में कुछ कहने के लिए कहा गया है। हम सब उन्हें प्यार से बाबा कहा करते थे। बाबा से हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई? अमेचर ग्रुप में नाटक करने के दौरान जब मेरा नाटक अब्दुल्ला दीवाना का मंचन था तो हम सभी को 20-20 टिकटें दी गई कि सब लोग जाकर अपने अपने टिकटों को बेचें। मैं भी अपने ग्रुप के साथ में टिकट बेचने के लिए गई। प्रोफेसर कॉलोनी में जब हम लोग घूम रहे थे तभी किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पर जो रंगमंडल भारत भवन है उसके निर्देशक यहाँ पर रहते हैं। तो मैंने कहा चलो अपन चलते हैं। हम लोग उनके घर की ओर चले गए। दरवाज़ा खटखटाया। बाबा ने दरवाज़ा खोला। हम लोगों ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। बाबा ने हमें अंदर बैठने के लिए कहा कहो कैसे आना हुआ। हमने बताया कि हमारा नाटक है अब्दुल्ला दीवाना, तो उसके लिए हमको टिकटें बेच रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारा नाटक आकर देखें। बाबा ने कहा ठीक है, आप लोग यहाँ पर किसके कहने से आए? तो सबने मेरी ओर इशारा कर दिया कि इसकी इच्छा थी। बोले अच्छा ठीक है, आप लोग धूप में घूमते हुए आए हो, एक काम करता हूँ पहले आपको पानी पिलाता हूँ। तो उस समय उनके घर में कोई भी सर्वेंट भी नहीं था। तो बाबा स्वयं रसोई में जाने लगे। तो मैं दौड़ के गई। मैंने कहा बाबा लाइए, मैं सबको पानी देती हूँ। और मैंने ग्लासों में भरा और सबको पानी डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने कहा आप लोग बहुत धूप से थके हुए आए तो चाय तो नहीं, ठंडा कुछ बना लेते हैं। मैंने कहा रुकिए, मैं ही बनाती हूँ। तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ में गई और हम दोनों ने नींबू का शरबत बनाया और सबको दिया। तो ये हमारी पहली मुलाकात थी। इस पहली मुलाकात में हमें इतना अच्छा लगा, उनको देखकर एकदम ऐसा लगा कि किसी एक बहुत ही विद्वान और एक शांतशील और गंभीर व्यक्ति से हम मुलाकात कर रहे हैं, जो कि एक पिता तुल्य है। गुरु तो है ही, लेकिन पिता तुल्य मुझे ज़्यादा लगे। और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा मैं तुम्हारी ही टिकट लूँगी। तो मैंने उनको एक टिकट दी। तो उन्होंने कहा एक नहीं, मुझे 2 टिकट दो, क्योंकि उस समय 5-5 रुपए वाली भी थी, 10-10 वाली भी थी, इस तरह की टिकट्स थी। तो उन्होंने 10-10 वाली 2 टिकट्स ली। मैंने कहा 2 टिकट किस लिए? तो बोले मैं अकेले तो आऊँगा नहीं, अपने साथ किसी को लेके आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको टिकट दी और उन्होंने मुझे पैसे दिए। ये हमारी पहली मुलाकात थी। लेकिन वो मुलाकात इतनी अविस्मरणीय थी कि बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ हमें। और उसके बाद बाबा उस शो को देखने के लिए आए। उन्होंने देखा। देखने के बाद में उन्होंने ग्रीन रूम में आकर मुझे अप्रिशिएट भी किया। और भी मेरे साथ में उस नाटक में रूमी जाफरी भी थे, तो उनको भी अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा अभिनय किया। उन्होंने मेरे ससुर का रोल किया था और मैंने उनकी बहू का। तो बहुत अच्छा लगा उन्हें और वो नाटक को अप्रिशिएट किया और कहा कि आपने बहुत ही बढ़िया किया है। तो ये सुनकर उनका बहुत बढ़िया किया ये कहना ही हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम भारत भवन में अक्सर ही जाते थे। कई शोज देखते थे हम, घासीराम कोतवाल, मटिया बुर्ज, इस तरह के इंसाफ का घेरा, बहुत सारे नाटकों को हमने वहाँ जा जाकर देखा। और सब में गायन, उनका संगीत, उनका जो भी लोग अभिनय करते थे वो देखकर हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता था कि अच्छा ये इस तरह से अभिनय किया जाता है, इस तरह से सीखा जाता है, ऐसे गाया जाता। मतलब वहाँ पर जितने भी लोग थे वो स्वयं गाते थे तो हमको बड़ा अच्छा लगता था, ये स्वयं गा रहे। हम चूंकि डांसर थे तो हमको ये था कि डांस कर सकते हैं, गाना भी खुद गाएंगे और गाना गाते हुए अभिनय करेंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन हम भारत भवन में जब भी जाते थे तो हम देखते थे अरे कितना बढ़िया ये लोग अभिनय के साथ गायन भी कर रहे हैं, वाह बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये सब हम वहाँ जा जाकर सीखते थे। तो हमारे लिए ये भारत भवन और रविंद्र भवन, कला परिषद, हिंदी साहित्य भवन, हमारे लिए ये सब चीज़ें नई नहीं थी। जैसे कि भारत भवन के जो आर्टिस्ट वहाँ पर काम कर रहे थे उनके लिए भारत भवन और ये सब चीज़ें नई थी। हम तो भोपाल में ही पैदा हुए और हमने भोपाल में ही अभिनय सीखा और हम सब चीज़ें देख रहे थे, वो देखते देखते ही हम बड़े हुए। तो हमारे लिए ये सब चीज़ें नई नहीं थी। लेकिन जो पुराने लोग आए हुए थे तो उनके लिए ये सब चीज़ें नई हो सकती थी। अब उसके बाद में हम उनके
हर वर्कशॉप होती थी, भारत भवन की तरफ से समर कोचिंग कैंप होते थे। ऐसे ही एक साउथ जोन कल्चर का एक समर कोचिंग कैंप शुरू हुआ था, 45 डेज का था, जिसमें कि उन्होंने पूरे जगह से, पूरे भोपाल के लोगों का मतलब इंटरव्यू जैसा लिया था। उसमें अलकनंदन जी बैठे थे, बाबा कानन जी बैठे थे, बंसी कौल जी बैठे थे, और इन लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया। और उसमें बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, करीब 40-45 लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा। और हम लोगों ने, उतने लोग हैं तो उतने लोगों में ही आगरा बाजार, आषाढ़ का एक दिन, इसके शोज हुए, भारत भवन में हुए, और नागपुर भी गए हम लोग उसके शो के लिए। तो ये सब चीज़ें वहाँ जब हम सीख रहे थे, उस दौरान हम लोगों को वहाँ पर पेमेंट भी मिलता था। और उसके साथ ये था कि हमको लेक्चर देने के लिए बड़े बड़े लोग आते थे। बाबा कारन जी के लेक्चर तो अक्सर ही होते थे, हम उनको देख के सीखते थे। कई बार वो हमारे साथ नाश्ता भी कर रहे हैं, हमको सिखा भी रहे हैं। इवन स्वाद कैंटीन में बैठे बैठे उन्होंने कई चीज़ें, बेटा आप ऐसा किया करो, बेटा आप ऐसा किया करो, मतलब इतनी चीज़ें सिखाई, कैसे हाव भाव देना चाहिए। आप थोड़ा सा, जैसे कि मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे हाथों का मैं क्या करूँ, तो मुझे हाथों के लिए अनकंफर्टेबल लगता था। लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, अभिनय ऐसा नहीं है, हम लोग जो, जैसे हम खुद है वैसा का वैसा ही अपने आप को प्रेजेंट करना है। हाँ, जो हमको कैरेक्टर मिलता है वो कैरेक्टर के हिसाब से हमारे हाथ पाँव जाना चाहिए। अभी तुम मुझसे बात कर रहे हो तो तुम्हारे हाथ कैसे जा रहे हैं, सेम ऐसा ही आपको नेचुरल एक्टिंग करना है। आपको बनावटी एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, नेचुरल हंसिए, नेचुरल रोइए, नेचुरल बोलिए। तो ये चीज़ें उन्होंने हमको सिखाया कि ऐसा ऐसा करना है। तो इस तरह वो उस वर्कशॉप के दौरान में जो बाबा आते थे तो उन्होंने लाइट कैसे होना चाहिए, उसमें जिलेटिन लगा के, कि ये जिलेटिन लगा तो देखो रात हो गई, ब्लू लग गया रात हो गई, इसमें देखो ऑरेंज और ग्रीन लगा तो देखो क्या इफेक्ट आ रहा है, येलो लगा तो क्या इफेक्ट हो रहा है। मतलब इस तरह से उन्होंने हमको हर तरह की चीज़ें सिखाई कि किस किस तरह से हम लोगों को एक्टिंग में इस तरह की लाइट्स का इफेक्ट पड़ता है, सेट डिज़ाइन कैसा होता है, कॉस्ट्यूम्स कैसा होता है, मेकअप कैसा होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों को वहाँ सिखाई गई। चूँकि मेरा इंटरेस्ट तो कॉस्ट्यूम में और मेकअप में था तो मैंने उसको तो बखूबी सीखा। वहाँ पर जैन देशमुख थे उस समय, तो वो इतनी तरह की साड़ियाँ, इतनी तरह की पगड़ियाँ, ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाई, जो कि मैंने आगे चलकर मैंने खुद कॉस्ट्यूम का बिजनेस शुरू किया और मैंने उसको डेवलप भी किया था। तो ये सब चीज़ें मुझे वहीं से सीखने को मिली, वहीं से आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणा मिली। उसके बाद में ये वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद में फर्स्ट बैच सेकंड बैच हो चुका था, थर्ड बैच के नए लोगों के सिलेक्शन के लिए ऐड निकला था। अब उस दौरान में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि एक ऐड निकला है जिसमें भारत भवन में नए कलाकारों के चयन का शुरुआत हो रहा है। अब पूरे जितने भी लोग थे मेरे साथ के सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया, किसी ने मुझे बताया तक नहीं। अब अलकनंदन जी जो कि उसके पैनल ग्रुप में थे, तो उन्होंने देखा कि सबके नाम है, विशाखा का नाम नहीं है। वो उसी रात फॉर्म लेकर मेरे घर गए, चूँकि मैं बालिग नहीं थी, पूरा मेरे पापा से साइन करवाया, पूरा फॉर्म भरवाया। क्योंकि मैं ना छोटे उम्र से ही मैं काम कर रही, मतलब मैं क्लास 8th में थी तभी से मैं एज ए हीरोइन रोल करने लग गई, क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी भी दिखती थी तो मुझे एज ए हीरोइन रोल मिल जाते थे। तो उन्होंने फॉर्म भरवाया और उन्होंने मेरा सिलेक्शन जब हुआ, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये है कि मेरा फॉर्म भरने में अलकनंदन जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। अगर वो नहीं आते, वो फॉर्म नहीं भरता, तो मेरा सिलेक्शन वहाँ पर नहीं होता। मैं उस समय BA सेकेंड ईयर में ही थी और उसी समय मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के मैं भारत भवन में अपना एक्टिंग के लिए, मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं वहाँ पर गई। पर जब हम गए तब तक बाबा नहीं थे, तो बाबा नहीं थे पर वो आते जाते रहते थे। जैसे कि पैसा फेंक तमाशा देख, जो अतुल तिवारी जी थे, फिट्स बेनेविट्स आए थे, अतुल तिवारी जी उसके अनुवादक थे, तो उस समय वो आए, उन्होंने सारे गाने वाने सिखाए और हम लोग उसमें भाग लेते थे। गाना आए नहीं आए तो भी हम गाते थे, ज़बरदस्ती गाते थे। तो गाने का इतना मेरा शौक नहीं था, लेकिन डांस का शौक जरूर था। लेकिन गाने में उन्होंने हमेशा कि गाओ गाओ इंकरेज किया उन्होंने। तो इस तरह से हमने उसमें भी साथ दिया और सीखा हमने, और सीख कर हम आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हुए। क्योंकि यही चीज़ें आज मैं बच्चों को सिखा रही हूँ। वो बच्चों को मैं सिखा कैसे रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से बाबा से मैंने सीखा, तभी तो मैं सिखा पा रही हूँ ना।
इस तरह से मैंने कई बड़े बड़े निर्देशकों के साथ में काम किया, और बाबा के द्वारा जितने भी निर्देशित नाटक थे उसमें सब में रोल किया और अच्छे अच्छे रोल मिले। मेरा नाटक फुटबॉल देखने के बाद तो उन्होंने स्वयं ही मुझे ऐसा कहा कि मेरे नाटक में है वदन में गुड़िया का रोल विशाखा करेगी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये हर तरह के आवाज़ें बना लेती है, हर तरह के डांस कर लेती है, इस तरह से डॉल कैसे एक्ट करेगी वो सब कर लेगी। और उन्होंने बाद में मुझे कहा भी कि तुमसे अच्छी गुड़िया मुझे आज तक नहीं मिली। ये मेरे लिए शायद जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है, और इसको मैं उम्र नहीं भूल सकती कि बाबा ने मेरे लिए इतने अच्छे शब्द बोले हैं। जब उन्होंने फुटबॉल नाटक देखा था तब भी उन्होंने मुझे यही कहा था कि बेटा आपने बहुत अच्छा रोल किया है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो मुझे अप्रिशिएट किया है। तो इस तरह से बाबा के साथ के बहुत सारे अविस्मरणीय बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने उनके साथ में जिए हैं, क्योंकि बताने में तो हमारे पूरा 2 दिन लग जाएगा, हम बताते ही चले जाएंगे, क्योंकि एक एक दिन हम लोगों ने उनके साथ में जो जिया है मुझे समय बहुत कम मिला, उनके साथ रहने का सौभाग्य भी बहुत कम मिला, लेकिन जितना भी मिला उनसे जो भी मैंने ग्रहण किया वही आज मैं सब कुछ अपने बच्चों को बांट रही हूँ। आज मैं यहाँ पर इंदौर में हूँ, यहाँ एनी बेसेंट स्कूल में मैं जॉब करती हूँ, डांस और ड्रामा टीचर हूँ, मैं यहाँ पर अमेचर ग्रुप भी चलाती हूँ। तो इस तरह से मैंने बहुत काम किया है और मैं कर रही हूँ और मरते दम तक करना चाहूँगी। आज ईरा फिल्म्स में भी मैंने कई सीरियलों में मैंने उनको डायरेक्शन दिया, कई डांस में डायरेक्शन दिया। तो इस तरह से मैं काम करती जा रही हूँ और करती रहूँगी। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बाबा कारण जी के कारण ही आज मैं इतना बनी हूँ। अलकनंदन जी है, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये गुरु लोग नहीं होते तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि उनकी इतनी यादें हैं जितनी मैंने समेटी मैं थोड़ा बहुत ही बोल पाई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को समझाने के लिए शायद इतना ही बहुत कुछ है। और इससे ज़्यादा तो जितने हमारे बड़े लोग हैं, सीनियर्स लोग आपको और बताएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने अनुभव लिए, लेकिन मेरे अनुभव में आज इतना ही है। एक बात तो बताना भूल ही गई, जब भारत भवन में कलाकारों का चयन हो रहा था उस समय इंटरव्यू के लिए बाबा कारण जी, नीलम मानसिंह चौधरी जी और अलकनंदन जी बैठे हुए थे। तो सिलेक्शन के दौरान बाबा ने कहा ये जो लड़की है ये फिल्मों से थिएटर में आई है, लोग थिएटर से फिल्मों में जाते, ये फिल्मों से थिएटर में आई है। और ये बोल के उन्होंने सबसे ताली बजवा दी। मुझे तो बहुत ही आनंद आ गया था ये सुन के कि मैंने कुछ अचीवमेंट किया है। मुझे तो थिएटर का शौक था, इसलिए मैं थिएटर में आ गई थी। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं फिल्मों से थिएटर में आई, ये भी एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इसके सिवाय एक घटना और है। एक बार की बात है, मेरा नाटक करवट जो कि रविंद्र भवन में शो था, बाबा जी भी आए थे देखने के लिए। उन्होंने उस नाटक को देखा। उस नाटक के दौरान में जब हमारा सेकंड एक्ट चल रहा था तो सेकंड एक्ट के जो आर्टिस्ट थे और डायलॉग लगभग 4th एक्ट के कलाकार भी सेम थे और डायलॉग भी लगभग सेम थे। मेरे साथ में जो काम कर रहे थे उन्होंने गलती से सेकंड एक्ट के डायलॉग की बजाय 4th एक्ट के डायलॉग बोलना शुरू कर दिया। अब उनके 4th एक्ट के डायलॉग बोलने से तो नाटक तो खत्म होने पे आ जाता। तो मैंने सोचा कि अगर ये नाटक ऐसे खत्म हो जाएगा तो इसमें जो 3rd एक्ट के जो भी आर्टिस्ट है, बच्चे लोग हैं, वो लोग तो विंग्स में खड़े हैं, वो लोग तो एंट्री ले ही नहीं पाएंगे और नाटक का एंड हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैंने एकदम से बोलना शुरू किया कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जब हम वहां गए थे उसके बाद वो हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो हम लोग इस तरह से बोलने से मेरा ये बोलना और हम लोग वापस से सेकंड एक्ट में आ गए और फिर वो पूरे डायलॉग हुए, सेकंड एक्ट हुआ, फिर 3rd एक्ट हुआ, फिर 4th हुआ और इस तरह से नाटक का एंड हुआ। तो ये सब चीज़ें बाबा ने तो वो नाटक पढ़ा हुआ था कि ये नाटक करवट है, ये पोलिया का रोल कर रही है और ये नाटक में ऐसा होता है, उनको तो सब चीज़ें मालूम थी।
तो जब वो नाटक खत्म हुआ और वो ग्रीन रूम में आए और उन्होंने कहा कि अच्छा, तो तुमने वो डायलॉग अपने मन से बनाकर और तुमने इस तरह से वो नाटक को आगे बढ़ाया। तो मैंने कहा हाँ, मुझे सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन बाबा का अप्रिशिएशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि मेरे पास में स्कूल से आने के बाद में मैं डांस क्लास जाती हूँ, उसके बाद मुझे थिएटर में आने में बहुत सारे लोग हैं, वो सब लोग लेट आते हैं, तो मेरे पास बहुत टाइम बच जाता है, तो मैं थोड़ा सा लाइब्रेरी में बैठ के मैं बुक्स पढ़ना चाहती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन भारत भवन में तो तुम पढ़ नहीं सकती हो, क्योंकि वहाँ तो जो आर्टिस्ट वहाँ काम करते हैं उन्हीं लोगों को वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो उसका कार्ड बनता है। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ? तो बोले एक काम करते हैं, मैं तुमको कार्ड बना के देता हूँ, कल तुम आ जाओ भारत भवन में, मैं तुमको कार्ड बना के देता हूँ, तो तुम वहाँ बैठकर वहाँ से बुक्स निकाल कर वहीं पढ़ना, वहीं के वहीं रख देना, तुमको इशू नहीं होगी। क्योंकि हम अमेचर ग्रुप में काम करते थे उस समय, तो मैं ऐसे ही मैं रोज जाती थी, पढ़ती थी और बुक्स वहीं के वहीं जमा कर देती थी। एक बार ऐसे ही मैं बुक्स पढ़ रही थी, तो बाबा सब भारत भवन दिखा रहे थे, कोई 2 लोग थे, तो मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग कोई आर्टिस्ट है क्या है, मुझे ये सब नहीं मालूम था। तो बाबा ने देखा, वो आए पास में, तो मैंने उनके भी चरण छू लिए और उन्होंने बताया कि ये राज बब्बर जी है और ये मीनाक्षी शेषाद्री जी है। तो उन्होंने कहा कि शाम को इनका प्रोग्राम है, तो राज बब्बर जी उसमें एंकरिंग करेंगे और ये डांस करेंगे, कुचिपुड़ी डांस। तो मैंने उनको भी नमस्ते वगैरह किया। फिर मैंने बाबा से पूछा, लेकिन बाबा आज तो शाम को यहाँ पर शो है अंतरंग में, तो इनका डांस कहाँ पर होगा? तो बोले शाम को आना तो पता चल जाएगा। तो जब मैं शाम को मैं पहुंची वहां पर डांस देखने के लिए, तो मैंने देखा कि डांस का शो लाइब्रेरी में ही हो रहा है, लाइब्रेरी में ही उन्होंने व्यवस्था कर दी थी और वो चीजें पूरी चेंज हो गई, बैकड्रॉप ये वो सब चीजें, लाइट्स वाइट्स। और मैं देख के मुझे हैरानी हुई कि भारत भवन तो एक ऐसी जगह है जहाँ कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है, कहीं भी गाने का हो सकता है, कहीं भी डांस का हो सकता है। मतलब भारत भवन हमारे लिए कितना बड़ा वरदान है कि हर जगह हर कुछ शो हो रहा है। जैसे कि हमने एक शो देखा था, जाकिर हुसैन जी आए थे तो तबला बजा रहे थे, तो जब तबला बजा रहे वो उनके बगल बगल तक के ऑडियंस थी और उनके लिए टीवी के कैमरे बाहर तक के लगे हुए थे कि जो लोग अंदर नहीं देख पा रहे तो वो बाहर देख रहे थे। तो ऐसा तो हमारा भारत भवन कमाल का है कि हर कहीं हर कुछ शो हो सकते थे। नाट्य शास्त्र को सिर्फ पढ़ा ही था किताबों में और उसके विषय में सिर्फ जाना ही था, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अनुभव हमें कारण जी ने कैसे हमको एक अभिनय, एक पात्र को जीना है, उसमें अभिनय किस तरह से करना है, वो सब सिखाया था उन्होंने। इसके सिवाय उन्होंने सेकंड उनका ये था कि जैसे कि एक व्यक्ति है तो वो अभिनय करते समय किस तरह से संगीत का उपयोग करेगा, संगीत उनका मेन था। संगीत के द्वारा एक पात्र को कैसे जीवंत किया जाता है ये उन्होंने बताया था अपने गीतों के माध्यम से। जैसे उनका एक इंसाफ का घेरा, जिसमें उनका गीत था, रैया बैठी रही पास मोड़ा के। इसको उन्होंने इतना सुंदर वो किया था कि वो रैया का कैरेक्टर उभर के आ जाता था। रैया बैठी रही पास मोड़ा के, रैया बैठी रही पास मोड़ा के, समझाया आई गुलसारो दो, रैया बैठी रही पास मोड़ा के, आग लगाए रंग छाती की धुक धुक से सत गिरत नन्हे नन्हे से रैया बैठी
इसी तरह उन्होंने है वदन में चित्र लहरों पर कभी खिंचता नहीं, घाव पानी पर कभी होता नहीं, इसको उन्होंने इस तरह से दिखाया था, इस तरह से उन्होंने गीत को इतना अच्छा स्वरबद्ध किया था कि वो उसका कैरेक्टर उभर के एकदम सामने आ जाता था कि हाँ ये कैरेक्टर है। चित्र लहरों पर कभी खिंचता नहीं, घाव पानी पर कभी होता नहीं, हाँ चित्र लहरों पर कभी खिंचता नहीं, घाव पानी पर कभी होता नहीं, याद में डूबा सहमता कांपता, इसलिए दरिया कभी रोता नहीं, रोता नहीं। तीसरा उनका अनुशासन प्रिय थे वे, और उनको ये लगता था कि जैसे कोई भी व्यक्ति है तो अगर वो आता है यहाँ अभिनय के लिए तो अनुशासन में टाइम से आए, वो टाइम से जाए, और अगर आता है तो वो देखते थे कि हारमोनियम नहीं आया है तो हारमोनियम खुद लेके आ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट खुद लेके आ जाएंगे, अगर लगेगा उनको कि इसमें तो डस्ट लगा हुआ है तो अपने कुर्ते से ही पोंछ लेंगे। ग्रीन रूम में अगर वो देख लेंगे कि मेकअप के सामान के साथ अगर किसी ने चाय का ग्लास रख दिया है तो वो उनको पसंद नहीं आता था, वो स्वयं उठाते थे कि ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे नाट्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसका हमको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। एक चीज़ और उनकी थी, जैसे कि वो कैरेक्टर कोई भी व्यक्ति हो तो वो कौन सा रोल करेगा, किस तरह से करेगा, तो वो उनको ये मालूम चल जाता था ये व्यक्ति इस रोल में बिल्कुल फिट है। जैसे उन्होंने मेरा नाटक देखा था फुटबॉल, तो फुटबॉल के बाद उन्होंने रुद्रदास से बातचीत कर रहे थे, मैं वहीं से जा रही थी, तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि मेरे नाटक की गुड़िया विशाखा से अच्छी कोई नहीं हो सकती, और उन्होंने हमेशा मुझे गुड़िया नाम से ही संबोधित किया। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इतने अच्छे गुरु, इतने अच्छे विद्वान व्यक्ति जिनका मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई, लेकिन मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं उनके साथ काम करूं, लेकिन हम लोग जब आए उस समय तक बाबा यहाँ से जा चुके थे और हम उनके साथ ज़्यादा काम नहीं कर सके। लेकिन उनके द्वारा निर्देशित जितने भी नाटक थे उसमें हमने अभिनय बहुत सारे नाटकों में किया है, और बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और बाबा कानन जी को याद करते हुए और उनके गुणों को याद करते हुए जो उन्होंने सिखाया वही सब मैं आज अपने स्कूल के विद्यार्थियों को मैं बांट रही हूँ। धन्यवाद।